दोस्तों स्वागत है आपका केमिस्ट्री चैनल पर। मेरा नाम कुसुम है। मैं आज आपको क्लास 6 चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी दृष्टि आईएएस बुक इन हिंदी, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो चैप्टर नंबर 6 के बारे में आपको कुछ प्रश्न और इसके कुछ व्याख्या बताऊंगा। और पहले आपने अगर वीडियो नहीं देखा है इसकी, तो पहले आप जाकर इसकी वीडियो पार्ट 1 देख लीजिए। क्लास 6 चैप्टर 1 का है और पिछली चैप्टर के वीडियो भी पड़ी हुई हैं चैनल में, आप उन वीडियो को भी देख लीजिए। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। जो 6 क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में करा दिए थे, आज हम कराएंगे 7 क्वेश्चन से, 7वें नंबर से। तो चलिए शुरू करते हैं। महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, महाजनपदों की कई राजधानियों को किलेबंदी की गई थी। 2, राजा सेना रखने लगे थे जिसे वेतन दिया जाता था। वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही। इसमें से ऑप्शन नंबर एक से ए सही है। केवल एक सही है। तो अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा था। अधिकतर महाजनपद की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों की किलेबंदी की गई थी। किलेबंदी आक्रमण की सुरक्षा करती थी। ये राजाओं की समृद्धि और वैभव को दर्शाती थी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों का वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान आहत सिक्कों के रूप में होता था, न कि संपूर्ण भुगतान का अतः कथन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, महाजनपदों की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, प्रायः उपज का 1/3वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था जिसे भाग कहा जाता था। 2, कारीगर को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना पड़ता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? यह है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही? तो ऑप्शन नंबर बी सही, केवल 2। महाजनपदों के राजाओं का विशाल किलो और बड़ी सेना के लिए प्रचुर संसाधनों और उनके लिए पर्याप्त कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः राजा लोगों द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। फसलों पर लगाए गए एक महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। ये प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था जिसे भाग कहा जाता है। अतः कथन 1 गलत है। कारीगरों के ऊपर कर भी लगाए जाते थे जो पराया श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर, लोहार, सुनार को राजा के लिए महीने का 1 दिन काम करना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 9, महाजनपदों के कर के व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार के। पशुपालक को जानवर या उनके उत्पादों के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने या बेचने पर ही कर देना पड़ता था। आखेटक को संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर ए से 1 और 2, 3 गलत है। कथन 1 और 2 सही, परंतु कथन 3 गलत, क्योंकि आखेटक व संग्राहकों को जंगलों में प्राप्त वस्तुओं और राजा को कर के रूप में देनी होती थी। तो क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीन महत्वपूर्ण और नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ए मेरठ उत्तर प्रदेश, बी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी से इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कौशाम्बी नगर आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से किले की दीवार के अवशेष मिले हैं। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कौशाम्बी प्राचीन काल में वत्स महाजनपदों की राजधानियां हैं। महाजनपदों की युगों कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए थे। इन परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। एक, हल का फाल अब लोहे के बनने लगे थे। 2, लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़कर करने पर बजाय धान के पौधों का रोपण करके शुरू कर दी थी। अतिरिक्त कथनों में से कौन सा सही है? यह है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो ऑप्शन नंबर सी से उपयुक्त दोनों कथन सही है। हाल ही के फाल अब लोहे के बनने लगे, जिससे कठोर जमीन की लकड़ी फाल के तुलना में आसानी से जोता जा सकता था। इससे
फसल की उपज बढ़ गई थी। लोगों ने धान को बीज छिड़ककर उपजाने के बजाय धान को पौधे को रोपण की प्रक्रिया सीख ली थी। इससे पहले की तुलना में बहुत अधिक पौधे जीवित रहते व पैदावार ज़्यादा होती थी। इसमें कमरतोड़ परिश्रम लगता था। ये काम अधिकतर दास दासी तथा भूमिहीन खेतिहरी मजदूर कमकार करते थे। क्वेश्चन नंबर 12, मगध के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा और सोन नदियां मगध से होकर गुजरती थी। मगध का इस हिस्सा जंगलों से भरा था। 3, इस क्षेत्र में लोग लौह अयस्क की खदानें हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह है ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी से 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर डी से उपयुक्त तीनों कथन से लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन नदियों मगध के होकर जाती थी, अतः ये नदियां यातायात, जल वितरण, जमीन उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों में भरा था। यहाँ से सेना के लिए हाथी रथ या गाड़ियाँ वगैरह और घरों के लिए लकड़ियाँ प्राप्त की जाती थी। इन क्षेत्रों में लोहे का अयस्क खदानें थी जो मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए उपयोगी थी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा मगध शासक नहीं रहा? बिंबिसार, प्रेसनजित, अजातशत्रु, महापद्मानंद। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रेसनजित। तो ऑप्शन नंबर बी सही, बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मानंद मगध के महत्वपूर्ण राजा के, जबकि प्रेसनजित कौशल का महाजनपद राजा था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा से नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रहे हैं? राजगृह, पटलिपुत्र, श्रीवती। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3, डी केवल 1, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, केवल 3। बिहार के राजगृह आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पटलिपुत्र आज का पटना को राजधानी बनाया गया, जबकि श्रीवस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी। अब क्वेश्चन नंबर 15, सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। 2, सिकंदर की सेना भारत के शासकों को पैदल, रथ और हाथियों बड़ी बड़ी सेनाओं के भयभीत थी। विभिन्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो ऑप्शन नंबर सी सही, 1 और 2 दोनों उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। 23 वर्ष पूर्व मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारत उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसने सिपाहियों को इनकार कर दिया कि वे इस बात से भयभीत थे कि वे भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। तो आज हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अगली वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, और चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा कर रखिए, जिससे आपके पहले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आपको ऐसी वीडियो रोज मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।